Valmiki. Let me correct her. My name is Dr. Surekha Sujata. Actually, डैडी का नाम कैलाश पुरुषार्थी है, तो नाम के पीछे पुरुषार्थी लग जाता है, लेकिन साहब जी ने मुझे ये नाम दिया है सुरेखा सुजाता। तो जो भी मतलब ये दिल से रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो शुरू से मुझे सुरेखा पुरुषार्थी कहते आए हैं, साहब जी का दिया हुआ नाम है, अगर आप मुझे उसी से बुलाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आज का ये मैं कल से यहाँ कल 2 बजे पहुंची थी, अक्षरा जी के पास ठहरी हूँ, और कल से लेकर सेमिनार शुरू होने तक लगभग हमारी डिस्कशन जो है इस सेमिनार को लेकर स्टूडेंट्स पर हो रही है। सृष्टि और अक्षरा जी कल से मुझे अपने सारे एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं कि किस तरह वो फील्ड में गए, फील्ड में क्या कुछ उनके साथ हो रहा था, किस बच्चे से उनकी क्या बात हुई, किसी ने कैसा रिस्पांस दिया, किस फैमिली में साथ जाकर उनके साथ क्या हुआ, किसी ने मुंह पर दरवाजा दे मारा तो किसी ने घर में घुसने नहीं दिया। जब ये सारी बातें मुझे बता रहे थे तो ये मुझे अपने वो एक्सपीरियंसेस याद आ गए, जब कुरुक्षेत्र में एक ललकार रैली करनी थी और हम डोर टू डोर जाके कुरुक्षेत्र को आज अगर हम याद करते हैं तो किस नाम से ज्यादा याद करते हैं, किस नाम से याद करते हैं? अगर कुरुक्षेत्र का नाम मैं आपके सामने ले दूं तो आप किस नाम से उसे ज्यादा याद करेंगे? किस नाम से? अरे वो तो बहुत पुरानी बात है भाई। कुरुक्षेत्र को अगर हम आज याद करें तो सबसे पहला दिमाग में नाम आएगा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, अगर शिक्षा के क्षेत्र में नाम जानेंगे। लेकिन आप सोचने पे क्या मजबूर हो जाएंगे और हैरान हो जाएंगे कि जब उस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अगर हमारे बच्चों की रेशो आप देखें तो वो 0 है। बहुत कम बच्चे हैं जो हमारे वहां हैं। उसके आसपास की बस्तियों में जब हम ललकार रैली के दौरान सर्वे कर रहे थे, बच्चों से मिल रहे थे जाके, तो अक्षरा जी ने जैसे अपने एक्सपीरियंसेस बताए, कई बच्चों से जाकर हम वहां मिल रहे थे। मोस्टली वहां पर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, मैं सभी तो शेयर नहीं करूंगी आपके साथ, इतना समय भी नहीं है। सिर्फ एक बात आपको बताऊंगी जो आपको हैरान कर देगी कि इतनी बड़ी बस्ती के अंदर हमें सिर्फ एक लड़की मिली जो एमए में थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। इतनी बड़ी बस्ती में जहां हर घर में 2 से 3 लड़कियां या लड़के रहे होंगे, लेकिन कोई भी यूनिवर्सिटी तो दूर की बात है, स्कूल तक नहीं जाते हैं। उस बस्ती में जहां हम गए थे उसका नाम है बाहरी बस्ती, जहां पर हमारे कैबिनेट के एक मंत्री भी हैं, उस बस्ती में ही रहते हैं, और उस बस्ती का एक भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है। एक भी बच्चा, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। एक लड़की हमें ढूंढने से मिली थी कि जो एमए में पढ़ रही है, और उस लड़की से भी जब हमने बात की तो उस लड़की को भी ये नहीं पता था कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कौन है। ये एमए की लड़की की बात मैं आपको बता रही हूँ। जब ये सारी बातें अक्षरा के साथ साझी हो रही थी तो मुझे साहब जी की कही हुई वो बात याद आ गई कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम कहीं चले जाएं, हमारे लोगों की हालत जो है हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा में लगा लीजिए, चाहे स्वभाव में लगा लीजिए, लेन देन में लगा लीजिए, किसी भी क्षेत्र में लगा लीजिए, हम हर जगह एक जैसे ही मिलते हैं। एक जैसे हमारे स्वभाव, एक जैसी बातें। यहाँ पर शुरुआत जब हुई सेमिनार की, सबसे अच्छा जो ममता ने शुरुआत की थी, और उसने बहुत अच्छी शुरुआत की। उसने पहला ही एक प्रश्न आपके सामने छोड़ दिया था, वो था गर्ल्स एजुकेशन का। गर्ल्स एजुकेशन जो हमारे समाज की आज सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ हम हॉल में आज जब बैठे हैं, आपने शायद नोटिस किया हो कि जितनी यहाँ पर आके लड़कियां बोली हैं उतने लड़के नहीं बोले थे, लेकिन बावजूद उसके आंकड़ा बहुत बड़ा है कि हमारे समाज की लड़कियां स्कूल, कॉलेज तो बहुत दूर की बात है, स्कूल तक नहीं जाती हैं। और अगर हम उनके घर में बात करने भी जाते हैं तो जिस तरीके से अभी अक्षरा ने भी बताया, सृष्टि ने बताया, हमारे साथ ऐसा बहुत होता है। लेकिन फिर भी साहब जी ने हमें एक चीज सिखाई है कि चाहे कुछ हो जाए, हमें हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचाना है। ये बाबा साहब का वो सपना है। बाबा साहब ने एक बात और भी कही थी कि किसी समाज की उन्नति के बारे में अगर आपको जानना है तो वो उन्नति कैसे जानेंगे? उस समाज की महिला की क्या उन्नति है, उससे हमें उस समाज की उन्नति का पता चलेगा। और हमारे समाज में बेटियां जो है शिक्षा के स्तर में बहुत ज्यादा नीचे स्तर पर है। हालांकि कहीं कहीं ये आंकड़ा अब बदल रहा है, कई जगहों पे, सभी जगहों पे नहीं, कई जगहों पे आंकड़ा बदल रहा है कि बेटियां तो शिक्षा के स्तर पर आगे बढ़ रही हैं, लेकिन बेटे उतने ही नीचे जा रहे हैं। यानी कि
कहीं ये आंकड़ा कहीं बेटियों की तरफ ऊंचा चला जाता है तो कहीं बेटों की तरफ ऊंचा चला जाता है। यानी कि हम कहीं भी समान स्थिति में नहीं आ रहे हैं। अभी जो कि एक रेशो समान स्थिति में बननी चाहिए वो रेशो हमारी नहीं बन रही है। और इसके पीछे का कारण जो है, जैसे कि चंदन सर ने ये बात की और बीच से बहुत से बच्चों ने बात की थी, लैक ऑफ एजुकेशन और लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज कि हमारे यहाँ पर, जैसे कि अभी चंदन सर ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि बच्चे को मजाक मजाक में ये कह देते हैं कि पढ़ लिख के तूने कौन सा कलेक्टर बनना है। ये बच्चे को शुरुआत से ही उसके मन में हम बिठा देते हैं कि तूने कौन सा पढ़ लिख के कलेक्टर बन जाना है। यानी कि हम अपने घर में ही उसको डिमोरलाइज कर देते हैं बच्चे को। एक बात चंदन सर ने भी बहुत अच्छी कही कि बचपन से ही अगर बच्चा गाली देने लग जाए तो अब उनसे बड़े प्यार से मजाक में कर देते हैं कि बेटा गाली देगी दिखाओ दूसरे के सामने, तब तो बड़े खुश होते हैं। जब बच्चे बड़े होकर वो करने लगते हैं फिर गुस्सा करने लगते हैं। यही बात हम अपने समाज, जैसे कि आज हमारा टॉपिक है ना कि शिक्षा क्यों, उसके बहुत सारे स्तर हैं, उसमें सभ्यता भी उतनी ही आती है। आज हम अपने बस्तियों में क्या देख रहे हैं कि जब बच्चे शुरुआत में क्या करते हैं, घर में झाड़ू उठा लेते हैं, बड़े प्यार से देखते हैं, दादी माँ सब बैठे देख के खुश होते हैं कि भी हाँ देखो बच्चा झाड़ू उठा के क्या कर रहा है। लेकिन आप ये नहीं देखने की कोशिश करते कि वो अपनी उस जड़ को आज भी देख रहा है कि भी माँ अगर झाड़ू उठा के घरों में काम कर रही है, मेरा फादर जो है बाहर जाके सड़कों पे काम कर रहा है, तो मैं भी उसी झाड़ू को उठा के चाहे अपने घर के आंगन में मार रहा हूँ तो झाड़ू का ही काम करूंगा। और हमें चाहिए क्या, उसके हाथ से झाड़ू छुड़वा के उसी वक्त उसको डांटना चाहिए कि नहीं तुम्हारा ये काम नहीं है। लेकिन नहीं, हम बड़े खुश होते हैं बच्चे को देख के झाड़ू उठा के कि हाँ देखो हमारा बच्चा खेल रहा है। ये कोई खेल नहीं है। अगर आप दूसरी किसी कास्ट के बच्चे को देखें, मैंने देखा है कि बच्चे को आप खिलौने की दुकान में भी छोड़ देंगे ना तो वो एक ऐसी चीज खिलौने के रूप में उठा के लाएगा जो किसी ना किसी रूप में उसे शिक्षित करेगी। फिर चाहे वो कैरम बोर्ड हो, चाहे वो पढ़ने की कोई सामग्री हो। और हमारे किसी बच्चे को आप खिलौने की दुकान में छोड़ दें, वो वहां से ऐसी चीजें ढूंढ के लेके आएगा जिसका शिक्षा से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ढूंढ के लाएगा कि कहीं पे कोई पिस्तौल मिल जाए। यानी कि हर वो चीज जो शिक्षा से बिल्कुल दूरी बनाती है, दूर लेके जाती है, शिक्षा के बिल्कुल विपरीत है। ये छोटी छोटी सी जो चीजें हैं ना, जब हम अपने घरों में ठीक करना शुरू करेंगे तो हम जो ये स्तर शिक्षा का हमारे समाज में गिर रहा है, हम उसे किसी तरीके से कुछ कहीं लेवल तक लेकर आ सकते हैं। आधस जो ये काम कर रही है, लेकिन ये सिर्फ जिम्मेदारी आधस की नहीं है, ये जिम्मेदारी हर उस परिवार की है जो वाल्मीकि समाज से जुड़ा हुआ है। वो परिवार जो बस्ती में चाहे 4 घर हैं, अगर एक घर अवेयर है तो उसे चाहिए कि वो दूसरे वाले को भी उसी तरीके से अपने साथ लेके चले। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, अगर एक परिवार का बच्चा पढ़ लिख जाए, लड़की पढ़ जाए, लड़का पढ़ जाए, तो होता है कि नहीं नहीं हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर उनके बस्ती में जाके किसी दूसरे बच्चे के पास बैठेंगे तो बिगड़ जाएंगे। जो बच्चा स्कूल कॉलेज तक पहुंच गया है वो कैसे बिगड़ेगा? वो बल्कि किसी दूसरे बच्चे के पास बैठ के उसे शिक्षा की ही बात बताएगा, जो उनके पीछे रह गए हैं उनको साथ लेके चलेगा। तो ये जरूरी है कि हम लोग अपने अपने स्तर पर जिम्मेदारी को उठाते हुए आगे चलें। तो आधस का जो सपना साहब जी ने देखा है, तो उसे हम उसमें किसी तरीके से कुछ अंश मात्र तो हम अपना सहयोग दे सकते हैं उसे आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पर कॉन्फिडेंस की भी बहुत बात हुई। ये सही बात है कि हर बच्चे में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। साहब जी भी चाहते हैं और मैं भी चाहती हूँ कि हमारा जब कोई भी बच्चा यहाँ स्टेज पर आए तो वो किसी भी तरीके से कभी घबराए ना, कभी बात करते हुए हिचकिचाए ना। लेकिन फिर हम उन बच्चों की स्थिति भी जान पाते हैं, समझ पाते हैं कि जब वो बच्चे स्कूल में, कॉलेजेस में, अपनी क्लासेस में भी होते हैं, क्लास में जब वो टीचर उनसे कोई सवाल कर लेती है तो अक्सर हमारे बच्चे बेंचेस के पीछे छुपते हुए नजर आते हैं। बेंचेस में पहले तो बैठते सबसे पीछे हैं, दूसरा जब बेंचेस के पीछे बैठते हैं तो जब टीचर कोई सवाल करती है तो वो इस तरह करके छुपते हुए नजर आते हैं कि कहीं टीचर की नजर हमारे ऊपर ना पड़ जाए, हमसे ना सवाल पूछ लिया जाए। ये सब है क्यों बच्चों के अंदर? ये बच्चों के अंदर इसलिए है क्योंकि उन्हें माहौल नहीं मिलता है। और वो माहौल कहाँ से मिलेगा? पहला माहौल अपने घर से मिलेगा। साहब जी भी बताते हैं और परमात्मा वाल्मीकि जी का भी कथन है कि पहली गुरु हमारी माँ। और जब माँ बच्चे को जी कहना सिखा देती है तो उसी तरीके से बच्चा जी कहना सीख भी जाता है और वो हर किसी को जी कह के बुलाता है। इसी तरीके से जब एक माँ और पूरा परिवार मिलकर बच्चे के सर्वांगीण विकास की नींव रखेगा तो वो कभी भी किसी भी स्तर पर पीछे नहीं रह पाएगा।
आज के इस सेमिनार में हमारे सामने बहुत से ऐसे बच्चे रहे हैं जो हमारे लिए रोल मॉडल की तरह है। मैं उन्हें रोल मॉडल ही कहूंगी। कुछ बच्चों के नाम मैं यहाँ ले भी देती हूँ। ऐसा नहीं है कि आप सबका अपना अपना एक्सपीरियंस और सब अपने तरीके से पूर्णतया सही है, लेकिन कुछ जो स्टूडेंट है वो वाकई ही रोल मॉडल की तरह है। यहाँ पर एक मनदीप जी आए थे, तमसा जी आई थी, दीपक एकलव्य जी आए थे और सबसे बढ़कर सीमा जी आई थी, जो शादी के बाद भी पढ़ रही हैं, जबकि लड़कियां पहले ही गिव अप कर जाती हैं। और उस परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो उस लड़की को शादी के बाद भी पढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, उस लड़की की खुद की हिम्मत है जो शादी के बाद, बच्चा होने के बाद और सिजेरियन ऑपरेशन होने के बाद भी अगले दिन ये संकल्प लेके जाती है कि नहीं, मैं अपना एग्जाम नहीं छोड़ूंगी। और एक बेटी ये संकल्प लेती है कि ठीक है, मेरे फादर की अगर डेड बॉडी घर में पड़ी है, मैं अपना एग्जाम नहीं छोड़ूंगी। तो इससे बड़े संकल्प शायद ही कोई होंगे और ये एक रोल मॉडल की तरह है। यहाँ दो बच्चे और हैं जो वास्तविकता में रोल मॉडल हैं, शायद हमारे इन बच्चों से कुछ ज्यादा। वो दो बच्चे जो आज स्टेज पर आए थे, मैं वो नाम नहीं दोहराना चाहूंगी क्योंकि जिनके सर पर परमात्मा का हाथ है वो कभी अनाथ नहीं हो सकते हैं। वो दो बच्चे गुरविंदर और काजल, वो वास्तविकता में रोल मॉडल है। हमारे पास हमारे माँ बाप हैं, सब कुछ है। एक मिनट में हम जो कहते हैं शायद वो दूसरे क्षण में हमारे सामने आ जाता है, पर इन बच्चों को तो हर एक चीज के लिए इंतजार करना होता होगा। लेकिन उसके बावजूद वो बच्चे अपनी हिम्मत को बनाए हुए 10th क्लास तक पहुंचे हैं, 9th क्लास तक पहुंचे हैं। कितना बड़ा उन्होंने जीवन का संघर्ष किया है। ये शायद उस डिग्रियों के बराबर है जो हम अपने बच्चों को हायर एजुकेशन की तरफ ले जाएं। वो बच्चे अभी से ही मेरे लिए उन हाई डिग्रीज के बराबर हैं। तो उन बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूंगी, आप लोगों की एजुकेशन के लिए हम जैसे भी आपको गाइड कर सके, हम आपके साथ हैं। आपके हर बच्चे के लिए जैसे हम आपको गाइड कर सके, जिस तरीके से गाइड कर सके। एक जो इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर एमए के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, जैसा कि अगर आप लोगों को पता भी हो कि नेट का जो एग्जाम है पहले साल में 2 बार हुआ करता था, लेकिन इसी साल से उसे 1 बार कर दिया गया है। नेट का एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, साल में 1 बार कर दिया गया है। और इस साल का नेट का एग्जाम जो है 19 नवंबर को होने वाला है। ये बातें नोट करेंगे आप लोग। इस साल का नेट का एग्जाम जो है 19 नवंबर को होने वाला है। 1 अगस्त को पोर्टल ओपन होगा जब आप लोग अपने फॉर्म फिलअप करेंगे, और 27 अगस्त आपके पास लास्ट डेट रहेगी जब आप अपनी फीस सबमिट कर सकेंगे। 27 अगस्त और 1 अगस्त को शुरू होगा, 27 अगस्त लास्ट डेट है और 19 नवंबर को आपका टेस्ट होगा। स्टूडेंट ये जरूर याद रखें कि जिन्होंने एमए में एडमिशन लिया भी है वो भी ये एग्जाम देंगे। ये एलिजिबिलिटी है, आप अपियरिंग डालकर एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आपको 2 साल मिलते हैं आपकी एमए कंप्लीट करने के लिए। इसीलिए जो बच्चे एमए में इस साल एडमिशन भी ले रहे हैं वो भी कोशिश करें, क्योंकि पहले साल में 2 बार होता था तो स्टूडेंट देखने के लिए ही कर लिया करता था कि चलो इस बार हम देख लेते हैं, लेकिन साल में 1 बार हो जाने की वजह से अब ये मौका कम हो गया है। पहले ही ये डिफिकल्ट था लेकिन अब ये मौका और कम हो गया है। दूसरा, जो स्टूडेंट यहाँ से जेएनयू में जेएनयू के लिए जाना चाहते थे या पढ़ना चाहते थे, इस साल अगर आप लोगों ने वेबसाइट को देखा हो तो जेएनयू ने इस बार कोई भी एडमिशन निकाला नहीं है। अगर आप लोगों ने वेबसाइट पे जाकर देखा हो, क्योंकि जेएनयू ने अपना एडमिशन प्रोसेस चेंज कर दिया है। इस साल से उनके एडमिशन दिसंबर से हुआ करेंगे। उनके सारे एडमिशन जो होंगे इस बार दिसंबर में होंगे। तो जो लोग जेएनयू की साइड जाना चाहते हैं उनके लिए मौका है, दिसंबर तक का वेट कीजिए। दिसंबर में उनके एमफिल, पीएचडी या दूसरी भी जो उनके कोर्सेज है उन सभी के जो एडमिशन है दिसंबर में ओपन होंगे। एक यहाँ पर गीतिशा जी आई थी, उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात कही थी कि जब हम पढ़ाई करें तो गहराई के साथ करें। जब हम लोग पढ़ते हैं अक्सर हम क्या करते हैं कि पढ़ते हैं, 10 मिनट पढ़ा, 15 मिनट पढ़ा, 1 घंटा पढ़ा, 2 घंटा पढ़ा, उसके बाद थक जाते हैं और सडनली किताबें बंद करके कहाँ भागते हैं? टीवी की तरफ भागते हैं। मोस्टली ऐसा करते हैं स्टूडेंट, करते हैं ना, कि जल्दी से पढ़ लेते हैं, 2 घंटे पढ़ा और सडनली किताब बुक्स बंद की और हम सीधा टीवी में। और ये बात समझ लीजिए कि अगर आपने 2 घंटे स्टडी की है या 4 घंटे स्टडी की है, करते ही अगर आप टीवी में बैठ गए तो आपकी 4 घंटे की स्टडी जो है 0 हो जाती है। वो स्टडी आपकी वही खत्म हो जाती है। 4 घंटे की आपकी मेहनत 0 हो जाती है। अगर आप पढ़ाई से बोर हो रहे हैं और आपको बीच में नींद आ रही है, ये बहुत जरूरी है जो स्टूडेंट कंटिन्यू स्टडी करते हैं। अगर आपको नींद आ रही है, चाहे आप आधे घंटे के लिए सोएं, टाइमर लगा के सोएं, अलार्म लगा के सोएं, चाहे आप आधे घंटे के लिए सोएं, लेकिन वो आधे घंटे की नींद जरूर लें। उसका फायदा क्या होगा?
आधे घंटे की वो नींद जो आपने चाहे आधा घंटा ही पढ़ा है, वो आधा घंटा आपको कभी नहीं भूलेगा जो भी आपने पढ़ा है। लेकिन अगर आप 4 घंटे पढ़ने के बाद भी टीवी में जाके बैठ जाते हैं तो वो 4 घंटे आपके 0 हो जाते हैं। चाहे आधा घंटा पढ़े लेकिन उसके बाद टीवी ना देखें, चाहे अपने घर में कुछ काम कर लें, कुछ भी कर लें, सो जाएं, लेकिन टीवी ना देखें। क्योंकि हमारे बच्चों में पढ़ाई का जो एक सिनेरियो है वो बड़ा ही अजीब तरीके का है, जो मैं हर जगह देखती हूँ। क्योंकि जब हम बच्चों से बात करते हैं तो हम सबसे पहले उनका टाइम टेबल भी पूछते हैं कि आपका टाइम टेबल क्या है, जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमारे बच्चों का टाइम टेबल होता क्या है? सुबह 7 बजे उठना, 8 बजे का स्कूल है, 7 बजे उठे, जल्दी से तैयार हुए, स्कूल पहुंचे, स्कूल फटाफट खत्म हुआ, जैसे 1 बजे या 2 बजे स्कूल खत्म हुआ, आए, बैग फेंका, टीवी में बैठ गए, टीवी देखते देखते खाना खाया, उसके बाद ट्यूशन का टाइम हुआ, ट्यूशन से आए, बैग फेंका, उसके बाद फिर टीवी में, फिर रात को जब टाइम मिलता है होमवर्क करने का, उस समय होमवर्क करते हैं। टोटल गलत, एकदम गलत आपका ये शेड्यूल है। बल्कि इस शेड्यूल से होगा क्या? जो आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, ट्यूशन पे पढ़ रहे हैं, उसका भी कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले जरूरी है कि आप अपना टाइम टेबल सेट करें। मैं यहाँ पर आपको एक टाइम टेबल लिखवा दूं, आप उसे फॉलो ना कर पाए तो शायद ये ठीक नहीं होगा। तो टाइम टेबल आप अपनी मर्जी से सेट करें, जिसमें कम से कम ये सेट जरूर करें कि पढ़ने वाले जो बच्चे हैं कोशिश करें। साहब जी ने एक बार एक आर्टिकल लिखा था कि किसी भी आदत को बदलने के लिए 1 हफ्ता, सिर्फ 1 हफ्ता चाहिए, आप उस आदत को बदल सकते हैं। और अगर कुछ बच्चे जो सीरियसली अपनी पढ़ाई को ले रहे हैं, वैसे तो सब बच्चों को करना चाहिए कि अगर आप लोग सुबह 4 बजे उठना शुरू करें, सुबह 4 बजे उठना शुरू करें और अपने सबसे वीकेस्ट यानी कि जो सबसे कमजोर सब्जेक्ट है उसे उस समय में पढ़ना शुरू करें, तो ये मैं आपको 100% लिखकर भी दे सकती हूँ कि आप उस सब्जेक्ट में कभी भी मार नहीं खाएंगे, कभी भी। 4 बजे उठ के पढ़ने से कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा, कुछ लॉजिक होते हैं चीजों के पीछे। देखिए 4 बजे जब आप उठ के पढ़ेंगे उस वक्त एक तो आपका माइंड फ्रेश होगा, क्योंकि पूरे दिन की थकावट से जब आप सोकर उठेंगे तो माइंड फ्रेश होगा। दूसरा, उस समय पूरी तरह शांति होती है, उस समय जो आप पढ़ेंगे वो आप समझ के पढ़ेंगे और वो बहुत जल्दी आपके दिमाग में उतर जाएगा। सिर्फ ये कुछ बातें हैं जो लॉजिकली जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि 4 बजे ऐसा कोई ऐसा मुहूर्त निकलेगा या कोई ऐसा कोई चमत्कार होगा कि आपको स्टडी में एकदम से वो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि 4 बजे जो उठे, अपना सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट उठाएं, उसे पढ़ें और उस पर अपनी तैयारी करें। हालांकि 4 बजे उठना मुश्किल होता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि स्टूडेंट ये कर ना सके। 4 बजे से लेकर 6 बजे तक आपने 2 घंटे अपने वीकेस्ट सब्जेक्ट को दें, उसके बाद 1 घंटा अपनी तैयारी में जो आप करना चाहें, स्कूल कॉलेज की जो भी तैयारी करें। इसके लिए जरूरी है 4 बजे, जैसे मैं उठने के लिए कह तो रही हूँ, कहीं रात को सोएंगे कितने बजे, इसके लिए जरूरी है कि आप रात को 11 बजे हर हालत में अपनी स्टडी कंप्लीट करके 11 बजे सो जाएं, क्योंकि अब टाइमली अगर सोएंगे तभी टाइमली उठ भी पाएंगे। अगर जो बच्चे रात को मोबाइल देख के, गेम खेल के, थोड़े से वीडियो देख के, थोड़ी सी फिल्म देख के या थोड़े से नाटक देख के, जिसकी बड़ी बीमारी है हमारे यहाँ, सुबह शाम को 6 बजे प्राइम टाइम शुरू होता है, 11 बजे तक चलता है, फिर बीच में पता नहीं कौन कौन से सीरियल है, वो पूरे देख के अगर सोने की तैयारी करें और उसके बाद आपको सोते सोते रात के 12-1 बज जाए तो सुबह 4 बजे आप उठ नहीं पाएंगे। पढ़ने वाले बच्चे जो वास्तविकता में चाहते हैं कि हम अपना जीवन बनाएं, जो वास्तविकता में चाहते हैं कि हम अपना गोल लेके चलें, जो वास्तविकता में चाहते हैं कि हम अपने समाज का नाम रोशन करें, अपनी फैमिली का नाम रोशन करें और कुछ बन के किसी के सामने प्रेजेंट हो। जैसे कि अभी यहाँ पर तमसा ने भी कहा था कि मैं अपने फादर के नाम से जानी चाहती हूँ और एक दिन आएगा कि मेरे फादर मेरे नाम से जाने जाएंगे। वो एक बहुत बड़ी बात है और अगर ऐसा आप चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि एक टाइम टेबल सेट करके चले, उसके अनुसार चले, टाइम से सोए और टाइम से उठे, तभी आप पढ़ पाएंगे। दूसरा, हमारे यहाँ खासकर जो लड़कियों के लिए जरूरी है ये बात, हमारे यहाँ लड़कियां डाइट कॉन्शियस बहुत ज्यादा होती हैं कि थोड़ा सा खाना खा लिया तो लगता है नहीं हम मोटे हो जाएंगे। एक बात आप समझ लीजिए कि अगर आप टाइम से और ठीक से नहीं खाएंगे तो दिमाग में पढ़ाई का भी कोई जो एक क्वेश्चन भी है वो भी नहीं जाएगा। डाइट कॉन्शियस होना छोड़ दो, क्योंकि जब तक शरीर को पूरे तरीके से कुछ नहीं मिलेगा तब तक दिमाग भी कोई ऊर्जा ग्रहण नहीं करेगा, और जब दिमाग कोई ऊर्जा ग्रहण नहीं करेगा, चाहे आप सारा दिन पढ़ते रहे, सारी रात पढ़ते रहे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जीवन में डाइट प्लान तो आप कभी भी ना अपनाएं। हाँ, अगर डाइट प्लान में आपको कुछ शामिल करना है एक्स्ट्रा में तो फ्रूट्स को शामिल करें, कम से कम आप फ्रेश रहेंगे तो पढ़ाई भी अच्छी होगी। अब आप कहेंगे कि हमारा इससे क्या लेना देना है जो बातें मैडम यहाँ कर रही है।
ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए जानने के लिए, क्योंकि जीवन में, क्योंकि हमारा आज जो टॉपिक है ना शिक्षा क्यों आज बहुत सारे स्तरों में, जैसा मैंने पहले भी कहा था, शिक्षा का जो महत्व है और शिक्षा का जो हमारे जीवन में रोल है वो बहुत सारे इसमें है। सिविलाइज्ड बनने के लिए हमें हर तरीके से पूर्ण होना जरूरी है, फिर उसमें हमारा खाना पीना सोना रहना बोलना सब कुछ आ जाता है, और इन सारी चीजों से मिलकर ही हमारा एक सभ्य जीवन बनता है, शिक्षित जीवन बनता है, सिविलाइज्ड जीवन बनता है। जो स्टूडेंट यहाँ से लखनऊ के लुधियाना के सेमिनार में गए होंगे, वहां पर आपने सूरजपाल चौहान जी को सुना होगा। उन्होंने दलितों पर एक कविता लिखी है कि ये दलितों की बस्ती है। आप में से कहीं ने वो सुनी होगी। उसकी चंद लाइनें मैं आपको बताना चाहूंगी। उन्होंने लिखा है कि सारा शहर बुहारा करते, अपना ही घर गंदा रखते, शिक्षा से रहते दूर, नशे में रहते चूर, बोतल महंगी तो क्या हुआ, थैली खूब सस्ती है, ये दलितों की बस्ती है। उन्होंने जब ये कविता लिखी थी, उन्होंने बताया था कि दलित बस्ती में वो शायद घूम कर आए थे, वहां की हालात देख कर आए थे, तो बहुत ही मलिन मन से, बहुत ही खिन्न मन से उन्होंने ये कविता लिखी थी। और आप जब इस कविता को पढ़ें तो आप देखेंगे कि ये तो मेरे घर का, मेरे परिवार का, मेरे आसपास के वातावरण का पूरा एक रूप है जिसे उन्होंने छाप के हमारे सामने रख दिया है। लेकिन मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगी कि आदर्श ने जो एक तस्वीर बदली है हमारे समाज की, साहब जी ने जो तस्वीर बदली है हमारे समाज की, जिसमें आज उन्होंने एक नया रंग भर दिया है, और वो नया रंग लेकर आज हम यहाँ बैठे हैं। उस पर जो मैंने 2 लाइनें लिखी हैं वो जरूर मैं आपको सुनाऊंगी कि खुद भी पढ़ते दूसरों को सिखाते, गली गली घर घर शिक्षा की बात बताते, संघर्ष की वो बन मिसाल जीवन हमारा महकाते, अपने दृढ़ संकल्प से हमारी हस्ती बदल दी है, ये आदर्श की बस्ती है। साहब जी ने केवल एक सपना देखा है जिसे वो खुली आंखों का सपना कहते हैं। वो खुली आंखों का सपना ये है कि जब हमारे बच्चे उन पोस्टों पर पहुंच जाएंगे जहां पर हमारे हस्ताक्षर के बिना एक फाइल भी आगे नहीं बढ़ेगी, यानी कि कलम की ताकत, उस कलम की ताकत के लिए साहब जी ने जो सपना देखा है वो सपना आप लोगों के लिए देखा है, उन बच्चों के लिए, बच्चों की वजह से देखा है जिन्होंने उन्हें वो उम्मीद दी है। और वो उम्मीद अगर हमने उन्हें दी है तो वो उम्मीद पूरा करना भी हमारा ही कर्तव्य है। और उसे हम पूरा कैसे कर सकते हैं? पूरा करने के लिए जीवन में कुछ चीजें हैं जिस पर एक नियम के अनुसार चलना होता है। ये तो आपने सुना है ना कि जब आप स्कूल दर स्कूल, क्लास दर क्लास पास कर ले, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी कोर्स के लिए एक नियम होता है कि जब आप अगर बीकॉम पढ़ेंगे तभी आप आगे जाएंगे, बीए करेंगे तभी आप आगे जाएंगे। तो ये भी जीवन का एक नियम है। जिस तरह से क्लास दर क्लास पास किए बिना आप सीधा बीकॉम में नहीं जा सकते, सीधा एमकॉम में नहीं जा सकते, सीधा पीएचडी नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक प्रोटोकॉल और एक जो रूल है वो फॉलो करना पड़ेगा ना। क्लास दर क्लास जाएंगे तभी वो फॉलो कर सकते हैं ना। उसी तरीके से जीवन का भी एक नियम है। जब तक उस नियम में आप पूरे तरीके से आगे बढ़ते हुए नहीं चलेंगे, आप वो सपना पूरा नहीं कर पाएंगे जो साहब जी ने हमारे लिए देखा है। साहब जी ने वो सपना हमारे लिए, इस कौम के लिए देखा है, और हमारा जीवन में उन्होंने हमसे सिर्फ इतना ही चाहा है कि हम उन्हें वो दे सकें जो वो हमारे लिए चाहते हैं। और इस सेमिनार हॉल से बाहर निकलते हुए मैं आपसे सबसे यही कहना चाहूंगी कि यहाँ से वो संकल्प लेके जाएं कि ठीक है, जीवन में अब तक जो किया सो किया, लेकिन आज से एक नई शुरुआत करते हैं। दृढ़ संकल्प के साथ अपनी शिक्षा को लेके फिर से एक बार तैयार करते हैं अपने आप को हर चुनौती से लड़ने के लिए। तैयार करते हैं अपने आप को कि आज तक जो गलतियां की थी अब वो गलतियां नहीं होंगी, चाहे वो मेरी शिक्षा में हो, चाहे वो मेरे जीवन में हो। जो कुछ था, जो गलती थी, इसी सेमिनार हॉल में खत्म करके अपने जीवन में अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ जाएं। एक बात और हमारे यहाँ बीच में उठी थी कि हमारे यहाँ क्या होता है कि बच्चों का जो गोल होता है वो पहले से निर्धारित नहीं होता है, और वो माँ बाप जो है अपना जो एक रोल है वो पूरी तरीके से अदा नहीं कर पा रहे हैं। ये वास्तविकता है। चंदन सर ने भी अभी आपके सामने ये बात रखी है कि अब हम उस तरह से आगे बढ़ चुके हैं कि बच्चों को स्कूल भेजना है। हालांकि कई जगहों पर नहीं है, लेकिन फिर भी हम बहुत हद तक आगे बढ़ चुके हैं कि बच्चों को स्कूल भेजना है। लेकिन स्कूल भेजने तक ही हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। कम से कम हम ज्यादा कुछ नहीं, स्कूल में जाकर टीचर से अपने बच्चे की जानकारी तो ले सकते हैं। हफ्ते में, महीने में जाकर इतना तो पता कर सकते हैं कि हमारे बच्चे की प्रोग्रेस क्या चल रही है।
हमारे माँ बाप ये नहीं जानते हैं कि बच्चे को पढ़ना क्या है, लेकिन टीचर से जाके बात तो कर सकते हैं, पूछ तो सकते हैं कि बच्चे की क्या कमी है जी, कि किस बारे में हमें इसे आगे और बढ़ाना चाहिए, किसी सब्जेक्ट में कमी हो रही है तो हम इसकी ट्यूशन लगाएं। इतना सा रोल तो अदा कर ही सकते हैं माँ बाप, और ये जरूरत भी है। आज जब समाज, ये दुनिया इतनी अवेयर होकर इतनी आगे बढ़ रही है, तो हम कब तक झाड़ू में ही घटते रहेंगे? अपने बच्चों को उस स्थिति से निकालने के लिए जरूरी है कि अपने आप को भी अवेयर करें। इस अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी है कि शिक्षा का जो मार्ग साहब जी ने हमें दिखाया है, और शिक्षार्थियों को लेकर जो ये सेमिनार की कड़ी उन्होंने शुरू करते हुए आज जलंधर में इस सेमिनार को सफल सेमिनार आप लोगों ने बनाया है, इसके लिए मैं अक्षरा जी का, रिंकू भाई का, अजय भैया का और वो पूरी टीम जो यहाँ पर दिन रात काम कर रही है, सबका धन्यवाद करती हूँ और सबको बहुत बहुत मुबारकबाद भी देती हूँ सफल सेमिनार के लिए। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ताकि बाबा साहब का जो एक वो कथन है ना कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और वो दहाड़ तभी आएगी जब आप शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर होकर दहाड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। जय वाहिनी। थैंक यू मैम। अब मैं स्टेज पे बुला रही हूँ दर्शन रतन रावण जी को। माफी चाहती हूँ, एक बहुत जरूरी बात भी मैं बीच में रह गई है। जुलाई 2016 में जिन स्टूडेंट्स ने अगर नेट का एग्जाम दिया था और क्वालिफाई नहीं हुआ था, उस नेट के एग्जाम पर कुछ स्टूडेंट्स ने जो है कार्रवाई कराई थी, क्योंकि उन्हें ये था कि हमारा पेपर पूरा हुआ है तो हम क्लियर कैसे नहीं कर पाए। तो उसे ठीक करने के बाद जुलाई 2016 का वो जो